नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। नमस्कार, जय जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम हिस्ट्री के टॉप 40 क्वेश्चंस करेंगे, जिनका पहला वीडियो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। आप सभी से आग्रह है कि हिस्ट्री को कम मत आंकिएगा। आपके टेस्ट में या फिर बोला जाए कि एग्ज़ाम में वो भले ही 2-4 नंबर का रेशियो रखता हो, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे आने वाले एग्ज़ामों में। तो ऐसा नहीं है कि केवल एक एग्ज़ाम आएगा और आगे कोई एग्ज़ाम नहीं आएगा। तो जहाँ भी इंडियन जीएस का पोर्शन ज़्यादा वेटेज रखेगा, वहाँ ये हिस्ट्री आपका बहुत ही काम आएगा। आज के 20 क्वेश्चन जो रहेंगे, वो मैं नहीं मानता कि कोई भी ऐसा क्लास है जहाँ आप टॉप 20 क्वेश्चंस करके अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लोगे या अपने पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा पढ़ लोगे। ये कभी भी मैं नहीं मानता। टॉप 20 पढ़ो या टॉप 50 पढ़ो, बट इतना होता है कि आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे या किस तरीके से पढ़ना है। तो आप उसी दृष्टिकोण से इस वीडियो को देखिएगा। और आपसे अभी भी बोलूँगा कि जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, आप उसमें फोकस करके पढ़ाई पर ध्यान देते रहिए। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी फुल कोर्स करना चाहते हैं अभी महिला पर्यवेक्षक एग्ज़ाम के लिए, तो हमने अपने क्लास की तरफ से महिला पर्यवेक्षक का कोर्स लॉन्च किया हुआ है, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस पर रखा गया है। तो आप जो भी महिला परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, वो उसे परचेस करके अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा, ठीक है। और किसी भी सब्जेक्ट को कम मत आंकना कि अगर 1 नंबर 2 नंबर का भी आ रहा है तो 1 नंबर 2 नंबर बहुत मायने रखता है। तो कुछ लोग जैसे कमेंट करके बोल रहे थे कि इकोनॉमिक्स बहुत कम नंबर, एक आध क्वेश्चन आता है। तो जी, एक आध क्वेश्चन आता है, आप उसको सबसे लास्ट का पोर्शन रखिए, अपना पूरा कवर कर लीजिए, फिर इकोनॉमिक्स को पढ़कर जाइएगा। और इकोनॉमिक्स उतना ही पढ़कर जाइएगा जितना उसमें टॉपिक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारी क्लास की तरफ से पहली प्राथमिकता ये है कि जिस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, हम पहले उनको कराएं, आपको एक सिक्योर नंबर तक पहुंचाने का कोशिश करें, फिर उसके बाद आप आगे अपनी तैयारी जारी रखिएगा। तो आज हम हिस्ट्री पढ़ेंगे और पहला क्वेश्चन चालू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, तो ये कांग्रेस अधिवेशन से लिया गया क्वेश्चन है। तो मैं बताऊंगा कि कांग्रेस जब 1885 में बना, उसके साथ ही हर साल वो लोग अधिवेशन करना शुरू किए। तो उनका अधिवेशन अभी भी चला आता है, लेकिन हमको इम्पोर्टेंट याद रखना है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो सभी आपको याद करके चलने होंगे। तो आप अधिवेशन याद कर लीजिएगा इस पूरे लेक्चर को देखने के बाद, कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ है। मैं कुछ अधिवेशनों के नाम आपको बता दूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके आसपास की चीज़ें आप याद कर लेंगे। साथ ही अधिवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलते हैं, वहां से घुमा फिराकर आपको एक ना एक क्वेश्चन देगा कि अध्यक्षता किसने की, इस अधिवेशन में क्या चीज़ पारित हुआ, इस अधिवेशन में कब विद्रोह पड़ा, कब संविधान का निर्माण की बात की गई। तो इस तरह तरह के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव बोला गया है, ये कांग्रेस अधिवेशन, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916, कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928 और कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। तो ये 1929 वाले अधिवेशन में पारित हुआ था। अब ये 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पारित हुआ था। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता भी किसी ने की होगी। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन और बनते हैं, वो मैं बताना चाहूंगा। जो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ 1929 में, अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। इन्होंने 2 बार अध्यक्षता की हुई है, एक तो कांग्रेस अधिवेशन में, एक आगे फैजपुर के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की हुई है। इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना कि इस अधिवेशन के समय 31 दिसंबर 1929 को, ये हमेशा जो कांग्रेस का अधिवेशन है ना, वो आखिरी टाइम पे होता है, साल के आखिरी में, दिसंबर के माह में होता था हमेशा। तो ये 31 दिसंबर को इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने के बाद 31 दिसंबर 1929 को इन्होंने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया था। तो पूछता है कौन से अधिवेशन के बाद रावी नदी के तट पर या किस डेट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था? तो याद रखना 31 दिसंबर 1929। साथ में ये भी याद रखना कि इसी के साथ एक घोषणा की गई
कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। जो भी लेक्चर देख रहे हैं एक कॉपी रख लो, पेन रख लो, जो भी मैं चीज़ बता रहा हूँ उसको लिखते चलिएगा। तो 1930 को 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का इन्होंने फैसला लिया था। की पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 26 जनवरी 1930 को तो मनाए, स्वाधीनता दिवस मनाए। अब उस डेट को ये लोग क्या करना चाहते थे कि सालों साल, जैसे कि हम आज की डेट में क्या 15 अगस्त को मनाते हैं स्वाधीनता दिवस, पर 26 जनवरी को घोषित किया गया था, इसलिए सोचे थे कि हम 26 जनवरी से स्वाधीनता दिवस हमेशा मनाएंगे। बट हुआ कुछ और, माउंटबेटन योजना के तहत भारत का जो विभाजन है 15 अगस्त के दिन कंप्लीट हुआ। 14 अगस्त को पाकिस्तान अलग और 15 अगस्त से हम अपनी आज़ादी मनाते हैं। तो 15 अगस्त से डेट फिक्स हो गया, क्योंकि उस दिन हमारा भारत देश अलग हो गया। अब उस दिन स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस हमने मनाना शुरू किया। तो जो 26 जनवरी का डेट इन्होंने घोषित पहले से करके रखा था, उसको यादगार बनाने के लिए हमारा जो भारत देश का संविधान है उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो इसका ध्यान रखिएगा। साथ में ही ये भी बताता चलूंगा, लागू तो संविधान 1950 में हुआ 26 जनवरी को, लेकिन वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। केवल और केवल स्वाधीनता दिवस घोषित कर चुके थे और उस दिवस को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहते थे, इसलिए एक महीना डिले करके 26 जनवरी को संपूर्ण देश में लागू किया। तो इतना कहानी आपको याद रखना है। 2-4 जो मैंने बताया, 26 नवंबर 26 जनवरी कब रावी नदी के तट पर फहराया गया, और साथ ही स्वाधीनता दिवस के रूप में कब मनाने की घोषणा की, इतना आपको याद रखना। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। साथ में याद रखते चलिएगा, जो लखनऊ में है 1916 में, तो इसमें क्या हो गया था, जो कांग्रेस में फूट पड़ी थी, कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी, तो 1907 में। 1907 में जो है कांग्रेस आपके 2 दलों में विभाजित हो गया था, एक नरम दल और एक गरम दल। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। इस समय 2 भाग में डिवाइड हो गया। अब जब ये 2 भाग में डिवाइड हो गए तो इसी तरीके से इनके बीच में तनातनी चलती रहती थी अधिवेशनों में, जो आगे चल के 1916 में सुलझ जाती है। और 1916 में नरम दल गरम दल साथ आ जाते हैं। साथ ही कांग्रेस के साथ में एक और है इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा पार्टी है, मुस्लिम लीग, वो भी कांग्रेस के समर्थन में आ जाती है, दोनों साथ आ जाते हैं। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, फिर कलकत्ता का अधिवेशन जो 1928, तो यहाँ बेटे ने किया है, जवाहरलाल नेहरू ने, यहाँ पिता करेंगे। मोतीलाल नेहरू जो रहते हैं उन्होंने 1928 का अध्यक्षता किया था। इसके बारे में आगे क्वेश्चन है तो उसमें डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये था पहला क्वेश्चन, आई होप समझ में आया हो आप सभी को। आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी निपटान का प्रस्ताव पेश किया। स्थायी निपटान, और किसके बारे में बोला गया है, किस गवर्नर जनरल। और बंगाल भी ना याद रखना, गवर्नर जनरल 2 थे, एक बंगाल का गवर्नर जनरल जो आगे चलकर पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया, भारत का बोला गया कि बंगाल का, उसको भी ध्यान लेके चलना है। साथ ही गवर्नर जनरल लिखा रहता है, कभी आएगा वायसराय। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आएंगे। अब स्थायी निपटान के बारे में पूछा गया है। स्थायी निपटान का मतलब क्या होता है ये बता देता हूँ। स्थायी निपटान को और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि आपका स्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी, इजारेदारी, इन सभी नामों से तरह तरीके से जाना जाता है। इसको लागू करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, इसको इसमें पूछा गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलिजली, और एक ऑप्शन यहाँ छुपा हुआ है, क्वेश्चन को मैं हटा दे रहा हूँ, अब ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको। ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस, और यही आपका सही आंसर होता है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे वो बंगाल के दूसरे नंबर के गवर्नर जनरल थे, जिन्होंने 1793 में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। अब स्थायी बंदोबस्त क्या होता है, तो एक तरीके से समझिएगा लैंड रिवेन्यू है। तो पहले क्या होता था, अलग अलग तरीके से कोई कहीं से कितना रुपए जब मन पड़ा तब ला कर दे रहे हैं, तो ऐसा नहीं, अब स्थायी रूप से होगा, एक टाइम में आपको देना पड़ेगा और एक साथ देना पड़ेगा। इस तरीके से इसने उस सिस्टम को लाया था, स्थायी बंदोबस्त को, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो ये पहले थे जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब, 1793 में। ये डेट आपको याद रखना है। अभी कॉर्नवालिस के बारे में और बताना चाहूँगा कि जो कॉर्नवालिस है इसको सिविल सेना का जनक कहा जाता है, सिविल सेवा का जनक। इन्होंने अपने कार्यकाल में सबसे बेहतरीन काम किया, एक सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा को लाया गया, जो कि आज भी आप देखते हैं जो सिविल सर्विसेज है इसी की देन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की। तो ये इसने बहुत ही अच्छा एक काम करके गया। अब उसी के साथ ही इसने एक कॉर्नवालिस कोड भी लाया था। कॉर्नवालिस कोड क्या होता था, तो जो भी अफसर काम करते थे उन लोग के लिए एक रेगुलेशन लाया था, उसे ही कॉर्नवालिस कोड कहा जाता है। इन सभी चीज़ों को आपको इसमें याद रखना है। ये था लॉर्ड कॉर्नवालिस। साथ में आपके यहाँ पर कुछ ऑप्शन और दिए गए, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्लाइव, लॉर्ड क्लाइव या क्लाइव लॉर्ड जो भी बोलते हैं,
तो ये जो है ये थे आपके पहले गवर्नर, बंगाल के पहले गवर्नर थे। अब ये इन्होंने प्लासी का युद्ध किया था, उसके बाद से जो बंगाल है इनके अधीन आ चुका था, तो इनके बारे में ये याद आपको रखना है। 1757 में प्लासी का युद्ध किया था और उसके बाद से बंगाल इनके अधीन आ गया था और इनको पहला गवर्नर बनाया गया था, कहाँ, बंगाल का। इतना याद रखना इनके बारे में। लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो हेस्टिंग्स नाम से दो आए थे, दो गवर्नर जनरल आते हैं हेस्टिंग्स नाम से, एक आता है वॉरेन हेस्टिंग्स, एक आता है मार्क हेस्टिंग्स। दोनों का टाइम पीरियड अलग अलग है, दोनों का कार्य अलग अलग है। तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स नाम से आया वो बहुत ही मतलब बोला जाए कि पहला वही था जो गवर्नर जनरल बना बंगाल का, वो पहला गवर्नर जनरल था। उसने बहुत सारे काम किए, अपने टाइम में न्यायालय लाया, जिलों में न्यायालय लाया, उसने विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की पढ़ाई लिखाई के लिए, साथ में अन्य भी इसने बहुत सारे काम किए थे। तो इसको याद रखना कि ये पहला गवर्नर जनरल था लॉर्ड हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स लेकर चल रहा हूँ, मार्क हेस्टिंग्स के बारे में आएगा तो मार्क हेस्टिंग्स का और भी अलग अलग काम है। उसके समय में नेपाल का युद्ध हुआ था। लॉर्ड वेलेजली, तो जो सहायक संधि आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, तो जो सहायक संधि है उसको लाने वाला लॉर्ड वेलेजली था। बहुत ही ज़्यादा विस्तारवादी इसकी भी नीतियाँ थी। सहायक संधि के थ्रू ये लोगों को, अन्य राजाओं को फंसाने का कार्य करते थे। तो ऐसा काम था इनका कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटा, तो वो था आपका सहायक संधि। कैसे था, क्यों था, कितना था, इन सभी के बारे में बहुत डिटेलिंग में आपको पढ़ना है। और डिटेलिंग तो बहुत है, एक कहानी के तौर पर आप पढ़ तो लेंगे, लेकिन आपको फैक्ट जो याद करना है, और वो फैक्ट हम मिनिमम करके देते हैं हमारे क्लासेस की तरफ से। तो आप अगर सभी चीज़ों के बारे में एकदम ही डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा फुल सीजी व्यापम का भी कोर्स है, वो आप परचेस करके इन सभी के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ सकते हैं। अभी समय की पाबंदी और कमी की वजह से मैं इतना ही बताते चलूंगा, क्योंकि अगर टॉप 20 क्वेश्चंस के अंदर मैं सारे फैक्ट एक साथ बताने लग गया तो फिर आपको भी पढ़ने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि सारे फैक्ट एक जगह मिलने से टॉप 20 हम इस दृष्टिकोण से लाए, जैसे कि मैंने शुरू में बताया, ताकि आप सभी को सहूलियत हो सके, आप एक तरीका जान पाए कि हाँ क्वेश्चंस कहाँ से और किस तरीके से आ सकते हैं। तो मैंने सभी ऑप्शंस को कवर किया, साथ ही क्वेश्चन और कैसे आ सकते हैं वो भी बताते चल रहा हूँ, और हर एक क्वेश्चन में बताते चलूंगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उन्होंने नायब ए रियासत नामक एक अधिकारी के अधीन दीवानी रियासत नामक एक अलग विभाग बनाया। ठीक है। उन्होंने दाग मतलब घोड़े की ब्रांडिंग की प्रणाली शुरू की, और हुलिया क्या, तो सैनिकों की वर्णात्मक सूची तैयार किया। वह दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने भूमि की माप का आदेश दिया था। दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने भूमि की माप का आदेश दिया था। अब ये किनके बारे में बताना है, वह कौन थे, तो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी। तो आपका सही आंसर है ये अलाउद्दीन खिलजी थे। देखो इतना लंबा अगर क्वेश्चन कभी भी आपको दिया जाए पेपर में तो एक ना एक क्लू आपको याद रहेगा। अगर आपने उस शासक के बारे में थोड़ा बहुत भी पढ़ा है तो एक ना एक क्लू आपको जरूर देगा जहां से आप समझ सकते हैं कि हाँ ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि ऑप्शन में आंसर अलाउद्दीन खिलजी है। अभी अलाउद्दीन खिलजी कैसे पकड़ सकते थे आप, तो इसने बहुत ही एक बेहतरीन काम किया था। सबसे पहला काम तो ये बहुत जिसके नाम से जाना जाता है वो तो था आपका मूल्य नियंत्रण प्रणाली, जो इसने लेके आया था। मूल्य नियंत्रण प्रणाली के प्रणेता समझ लो इसको, सबसे बेहतरीन एक काम। दूसरा इसने काम किया, इससे पहले के जितने भी शासक होते थे वो क्या करते थे, जब हमें युद्ध करना है तब हमें सैनिकों की जरूरत पड़ेगी, घुड़सवार सैनिकों की जरूरत पड़ेगी और हम उसी समय लेकर आएंगे। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को ये जरूरत महसूस हुई क्योंकि बहुत ही विस्तारवादी शासक था, तो ये हर तरफ अपनी शक्ति प्रसारित करना चाहता था, तो इसको सैनिकों की जरूरत लगातार पड़ने वाली थी। तो इसने इस बात को समझा और इसने क्या किया, अन्य राजाओं से, अन्य शासकों से हटकर पहला ये काम किया कि जितने भी शासक, जितने भी घुड़सवार सैनिक या सैनिक जो मेरे पास लड़ने आते हैं उन सभी को मैं स्थायी सेना में भर्ती दूंगा। जैसे आज के समय में सेना में भर्ती होता है जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उसी तरीके से इसने क्या किया, स्थायी सेना में भर्ती लेना शुरू किया। साथ ही इसने एक काम और क्या किया कि घोड़े हैं ना उसको दागना शुरू किया। दागने का अर्थ क्या है कि पहले के जिनके पास भी घोड़े रहते थे वो लोग क्या करते थे, जहां पैसा ज्यादा होता था वहां जाते थे और एक ही घोड़े को 2 बार 4 बार ला कर दिखाते थे कि मेरे पास घोड़ों की संख्या 15 है, 20 है, रहेंगे भले 5 लेकिन 15 बार अलग अलग तरीके से लाया और 15 उनके घोड़ों की संख्या हो गई। और जब युद्ध में जाते थे तो देखता था भाई रजिस्ट्रेशन मान के चलो, उनके समय अभी जैसे रजिस्ट्रेशन होता है तो उनके समय जो दागने की प्रथा थी या लिखित तो लेते थे कि हाँ कितने हमारे पास घुड़सवार सैनिक है, तो पता तो चल रहा है कि 450 लोग हैं घुड़सवार सैनिक, लेकिन युद्ध करने जा रहे हैं सिर्फ 150 हैं, बाकी कहाँ है पता नहीं। तो इसने इस चीज को समझा और क्या किया, जो भी घोड़ा लेकर आता था उसको दागना शुरू किया।
कि हाँ ये घोड़ा आ चुका है। अगर दोबारा से वो घुड़सवार उसको लेकर आता, जो घोड़े का मालिक होता तो वो पकड़ में आ जाता कि हाँ ये तो पहले ला चुका, दोबारा कैसे ला रहा है। तो ये एक अच्छा काम उसने अपने लिए किया। और दूसरा जो इससे पहले वाला जो बताया था मूल्य नियंत्रण प्रणाली, उसने सभी के लिए किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो ये चीज़ तो याद ही रख लेना, घोड़े दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया लिखना शुरू किया। हुलिया लिखना क्यों? क्योंकि सैनिक भी मुकर जाते थे, आपके पास से पैसा लेकर आपके सेना से लड़ने के लिए आते तो थे, लेकिन कोई अगर दूसरा ज़्यादा पैसेदार है तो उसके पास चले जाते थे। इस तरीके का काम न हो करके हुलिया लिखने का प्रथा चालू किया। अब वह दिल्ली के पहले सुल्तान थे, भूमि की माप का आदेश दिया। भूमि की माप का आदेश देने का इसका कारण क्या था कि अब स्थायी सेना रख रहे तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, और उस समय क्या होता था कि शासक अपने भूमि जो उनके नियंत्रण में होता था उन पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। अब उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे तो क्या होता था कि जिनको जहाँ जगह मिल रहा है वहाँ पर अपने खेती किसानी कर ले रहे हैं, वहाँ अपना घर बसर बना ले रहे हैं। तो इसने समझा इस बात को, और इसने क्या किया कि जितने मेरे अंदर में आते हैं उन सभी का पहले आप माप तैयार करके लाओ कि भैया मेरे अंदर में आने वाला जो क्षेत्र है वो कितना है, जिसको उसने अपने अधीन फिर रखना शुरू किया। तो ये इसने भूमि का माप शुरुआत किया था। अब अन्य ऑप्शन की ओर देख लेते हैं, तो गयासुद्दीन बलबन भी इस ऑप्शन में दिया गया है। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का शासक था। अब ये बलबन जो है उसको ना बहुत सारे नामों से जाना जाता था। उलूग खां हो गया, इसने क्या किया था, जो अलाउद्दीन मसूद शाह था उसको गद्दी से हटाकर नसरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया था, वो भी गुलामों से संबंधित है। तो नसरुद्दीन शाह को तो बैठा दिया और फिर उसको टोपी पहना दिया कि भाई अब तू हट, शासक मैं बनूंगा। और फिर नसरुद्दीन महमूद को हटाने के बाद अपना शासन किया और बहुत अच्छा शासन किया। आगे चल के मतलब इसके कुछ कुछ जो कार्य हैं अच्छे माने जाते हैं। तो बलबन में फिर शासन किया। अब जिसको इसने टोपी पहनाया था नसरुद्दीन महमूद, तो कभी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला शासक कौन? तो नसरुद्दीन महमूद। तो उसको इसी तरीके से याद करना, बलबन ने उसको टोपी पहनाया, फिर वो उसी टोपी को सीकर अपना जीवन यापन करता था। एक ये चीज़ याद रखना। तो ये था गयासुद्दीन बलबन के बारे में। इसकी एक नीति है, इसको अलाउद्दीन खिलजी के साथ ही इसलिए तुरंत चालू कर दिया क्योंकि इसकी एक नीति है जो अलाउद्दीन खिलजी से मिलती जुलती है। इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई, किसने? बलबन ने। और अलाउद्दीन खिलजी ने तलवार एवं रक्त की नीति अपनाई। कैसे याद रहेगा, अलग अलग कैसे कर सकते हो आप? तो देखो, लोहे में बहुत बल रहता है बाकी धातुओं के अपेक्षा, तो लौह एवं रक्त की नीति बलबन। और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मैंने बताया कि इसने विस्तारवादी नीति अपनाई थी, हर जगह अपना परचम लहराना चाहता था। तो उसके लिए क्या चाहिए? मारधार करेगा, किससे करेगा? तलवार से करेगा। तो तलवार एवं रक्त की नीति किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना। मूल्य नियंत्रण प्रणाली के साथ ये ऐसा शासक था, अगर किसी ने पैसा वैसा मतलब तौल में कमी कर दी कुछ सामान देने में, तो एक बार ये लेने गया था मार्केट में, बाजार में कुछ मांस वास लेने गया था, अगर इसको कम दिया गया, अगली बार दोबारा गया फिर कम दिया गया, तो जितना मांस कम तौला गया तो उतना मांस उसने उस कसाई के शरीर से निकाल लिया था। तो इस नाम से भी एक को ख्यात था कि बहुत ही ज़्यादा डेंजर था, इस नाम से अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसके 4 अध्यादेश भी हैं, इसको याद रखना। 4 प्रकार के इसने अध्यादेश जारी किया था, ये भी आप याद रखेंगे। फिर इसका एक बहुत ही फेमस गुलाम हुआ जिसे 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। अब वो 1000 दिनारी कौन था वो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं अगला शासक मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ये सबसे ज़्यादा ना पढ़ा लिखा और ना क्या बोलना चाहिए योग्य शासक था, लेकिन इसको इसकी प्रजा नहीं समझ पाई। तो एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर समझ के, सबसे योग्य शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। रक्त पिपासु, स्वप्नशील और तरह तरह के दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा का भाव रखने वाला, ये सब उसकी उपाधियां हैं। किसके द्वारा दी गई है? प्रजा के द्वारा। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि ये बेचारा जो भी काम करता था बहुत ही मतलब दूरदृष्टि टाइप का शासक था, आगे का सोच के चलता था। जैसे कि एक एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी चीज़ें एक ही क्लास में बताना मुश्किल है। एक एग्जाम्पल ये समझो कि जैसे हम लोग आज के डेट में पैसा का चलन है, सिक्के का रुपए जो हम लोग 5 रुपये का सिक्का, 1 रुपये का सिक्का इस्तेमाल करते हैं, तो पहले के ज़माने में भी सोने चांदी का सिक्का चलता था। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि सोने चांदी के सिक्के की जगह मैं तांबा और कांसा या पीतल तांबा इसका सिक्का चलाऊंगा, जो कि वही मूल्य रखेगा जो हमारा चांदी और सोने का सिक्का रखता है। लेकिन इसके इस बहुत अच्छे काम ये बहुत ही अच्छा काम था कि सोने चांदी का बचत होता और बाकी जो कम मूल्यवान धातुएं हैं वो प्रचलन में आती और उनके सिक्के चलाए जाते हैं सेम रेट पर। जैसे कि हम लोग आज के डेट में करते हैं, पैसा जो है, पैसा तो हमारा जमा रहता है लेकिन हम लोग एक कागज़ के फॉर्मेट में चलाते हैं ना। इकोनॉमिक्स का पार्ट है, अच्छे से अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो समझ में आ जाएगा।
बट खैर छोड़ो उसको। तो इस तरीके से इसने काम शुरू किया। तो इसकी प्रजा ने क्या किया, अपने घर में ही टकसाल शुरू कर दिया, घर में टकसाल शुरू कर दिया, घर में अपना सिक्का ढलाई करना शुरू कर दिया। तो इससे क्या हो गया कि राज्य में मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हो गई, महंगाई बहुत बढ़ गया। अब हर कोई अपने घर में पैसा बनाना चालू कर देगा तो सबके पास पैसा ही पैसा होगा। तो इसका एक चीज़ विफल हो गया, तो इस वजह से फिर उसने उसे बंद कराना पड़ा। अब जो लोग टकसाल टाइप अपने घर में बना के रखे थे उनको घाटा होने लगा, तो इस वजह से बेचारे को कोसने लगे। तो ऐसे ही बहुत सारे और भी काम इसके हैं। इसके समय में बहुत ही फेमस मोरक्को अफ्रीकी का यात्री आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। याद रखना उसकी रचना रहेला है, तो इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता किसके टाइम आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसको प्रिंस ऑफ मनियर्स की उपाधि भी दी गई थी इसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। और साथ ही बदायूनी एक लेखक हुए, बहुत ही फेमस इतिहासकार है, उन्होंने लिखा कि इनकी मृत्यु होने पर, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने पर लिखा कि उन्हें प्रजा से और प्रजा को उनसे मुक्ति मिल गई। किससे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये कथन है, इसका ध्यान रखेंगे। लास्ट एक ऑप्शन दिया था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी कौन है, तो सिकंदर लोदी के बारे में सबसे फेमस चीज़ है कि इसने आगरा शहर की स्थापना की, जहां हम आज ताजमहल देखते हैं जो हमारे उत्तर प्रदेश में स्थित है। उस आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी 1504 ईस्वी में। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सिकंदर लोदी के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गुलरुखी नाम से रचना कौन करता था, गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं कौन लिखता था, तो सिकंदर लोदी लिखता था, इतना याद रखना। साथ ही ये मूर्ति भंजक ये भी शासक था, जिस तरह से मोहम्मद गजनवी था ये भी है सिकंदर लोदी। ये क्या किया इसने कि ज्वालामुखी मंदिर का मूर्ति तोड़ दिया और उसे सभी पत्थरों को कसाईयों को मांस तोड़ने के लिए दे दिया था। तो ये इसकी क्रूरता के बारे में बताता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये समझ में तो आया होगा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा, क्योंकि सबको बताते चल रहा हूँ, आपको एक आइडिया लगे कि जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनसे भी कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर याद ना हो, अगर कोई पूरे तरीके से नहीं पढ़ा इतिहास, तो इसी वीडियो को ही 2-4 बार देख लीजिएगा, तो आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। संरक्षण के लिए राजस्व का मराठा दावा किस नाम से जाना जाता था। तो जो संरक्षण के लिए मराठा लोग जो पैसा लेते थे संरक्षण के लिए, राजस्व, ये 2 प्रकार के लेते थे, एक संरक्षण के लिए और एक दूसरे के प्रदेश से भी कुछ लेते थे कि हम आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, इस टाइप का। तो जो संरक्षण के लिए लेते थे वो आपका चौथ कहलाता था। चौथ क्या होता था, तो ये एक प्रकार का राजस्व था। वो जिस क्षेत्र में मराठा अपना शासन करते थे, शासन संभालते थे, उन लोगों के लिए, उनकी रक्षा करने के लिए चौथ का लेते थे। चौथ क्या होता था, 1/4 हिस्सा टैक्स लिया करते थे। ठीक है, तो चौथ याद रखना आप, ये क्या होता है बता दिया। अब ये सर देशमुखी, ये भी एक राजस्व था। सर देशमुखी क्या होता है, तो ऐसा क्षेत्र जो मराठा नियंत्रण में नहीं है, लेकिन वो लोग क्लेम करते थे कि हमारे वंशज लोग जो थे इस क्षेत्र में शासन किया करते थे। अब उस समय क्या होता था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोग शासन करते थे। तो जब अलग अलग लोग शासन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, आपका एरिया जब आप हार चुके हैं तो वहाँ पर उस सामने वाला का अधिकार आ गया, आप सामने वाला वहाँ पर टैक्स लगाएगा। लेकिन मराठा ये कहते थे कि नहीं, हमारे पूर्वज लोगों ने यहाँ पर शासन किया हुआ था, तो अब हम टैक्स यहाँ से लेंगे, आपको लेना, आप लो चाहे मत लो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो उस नाम पर ही सर देशमुखी लेते थे। अब सर देशमुखी लेंगे कहाँ, तो जैसे ये मराठा क्षेत्र है तो इसके आसपास जैसे ये वाला क्षेत्र पहले इनके अधीन आता रहा होगा, तो इन क्षेत्रों से सर देशमुखी लेते थे ताकि हम हमला ना करें। तो बेचारे यहाँ रहने वालों को बहुत ही परेशानी हुआ करती थी। जो उनके अंदर है, जिनके अंडर वो हैं, उनको भी टैक्स दो और इन मराठों को भी टैक्स दो। तो ये सरदेशमुखी जो टैक्स है वो विवाद का कारण भी रहता था इसके आसपास के क्षेत्रों के लिए। अब अबवाब जो है, अबवाब इसके बारे में ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं होगा। तो अबवाब ना अस्थायी कर टाइप का था, बहुत सारे छोटे छोटे करों जुर्मानों को मिलाकर अबवाब बोल दिया जाता था। और जमदानी एक मखमली कपड़ा होता था, कलाकारी उसमें कुछ किया रहते थे, तो जमदानी होता था। तो इतना था इसके बारे में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है, तो ऋग्वेद के कई प्रसंगों में वर्णित अघन्या किस नाम से, अघन्या नाम का उल्लेख किसके लिए किया गया, अघन्या किसमें, ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद से संबंधित क्वेश्चन है। तो ऋग्वेद में अघन्या किसको बोला जाता था, ऑप्शन देख लेते हैं, पुजारी, महिलाएं, गाय, और यहाँ पर ब्राह्मण लिखा हुआ है। ब्राह्मण आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूँ, ब्राह्मण। तो सही आंसर इसका गाय, गाय को अघन्या बोला जाता था। अघन्या का अर्थ क्या होता था, जिसको मारा ना जाए। तो आज के डेट में भी हम लोग मानते हैं, गाय को अपनी माता मानते हैं, उसको, उसके ऊपर अत्याचार ना हो, ये सभी सोचते हैं। तो मारने की बात तो दूर की है। तो अघन्या किसको बोला जाता था, गाय को बोला जाता था, इतना आपको ध्यान रखना है। पुजारी पुजारी होते थे, महिलाएं महिलाएं हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण ही। अब ऋग्वेद से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु आप याद रख लीजिए। तो ऋग्वेद जो है सबसे पहला वेद है। ऋग्वेद के साथ और अन्य 3 वेद आते हैं, टोटल 4 वेद होते हैं। फिर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अथर्ववेद अंतिम वेद है।
वेद त्रयी में कभी भी आपको पूछा जाए, क्वेश्चन है कि वेद त्रयी क्या है, वेद त्रयी में कौन कौन वेद आते हैं, तो पहले 3 आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों आपके वेद त्रयी में आते हैं। अब ऋग्वेद और जो बाकी वेद हैं उनको बोला जाता है अपौरुषेय, या फिर अपौरुषेय का मतलब क्या होता है, तो जिसकी रचना पुरुष ने नहीं की है तो वो आपके अपौरुषेय कहलाते हैं। तो हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि जो ऋग्वेद है उनको देवताओं ने या ब्रह्मा ने लिखा हुआ है, जब ब्रह्मा के मुख से निकला हुआ है, मतलब उसकी रचना किसी ने नहीं की है ऐसा माना जाता है, इसलिए हम इसको अपौरुषेय बोलते हैं। ठीक है, साथ ही से संहिता भी बोला जाता है। अब ऋग्वेद के बारे में समझ लीजिए, बाकी वेद को मैं नहीं बता रहा हूँ, ऋग्वेद यहाँ क्वेश्चन में है तो वो बता रहा हूँ। तो ऋग्वेद में जो उसका पाठ करता होता था उसको होत्री बोलते थे, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में चीज क्या है, वर्णित क्या है, ऋग्वेद में किसके बारे में वर्णन है, तो वहां पर आपके पूजा पाठ, यज्ञ, इनके सभी के बारे में वर्णन है। जो भी ऋषि मुनि लोग पूजा पाठ करते थे, प्रार्थना करते थे, उनके बारे में उल्लेख आपके ऋग्वेद में मिलेगा। इसको संकलित करने वाले कौन है, तो विश्वामित्र, हमारे एक बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि मुनि हुए हिंदू धर्म में जिनका नाम है विश्वामित्र, उन्होंने ऋग्वेद को संकलित किया है, ऋग्वेद को संकलित किया है। अब ऋग्वेद में कितने पाठ हैं या फिर मंडल है बोला जाए तो 10 मंडल इसके अंतर्गत आते हैं, जिसमें 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएं हैं। इतना आपको याद रखना है। यहाँ से एक्चुअल जो मैंने जितने भी वर्ड बोले फैक्ट में आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब जो ऋचाओं की मैंने बात की उसमें जो सबसे ज्यादा ऋचाएं हैं वो एक देवता को समर्पित है, वो इंद्र देवता को 250, उसके बाद 200 है अग्नि देवता को। ब्रह्मा विष्णु महेश लेके नहीं चलना है आपको, जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको बता रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश का उल्लेख उसमें नहीं है। उसमें पहले के देश में रुद्र शिव इस तरीके का चलता था, पशुपति शिव चलता था, बाकी विष्णु और ब्रह्मा का तो उल्लेख ऋग्वेद में लगभग नहीं के बराबर है। तो सबसे फेमस जो देवता थे इंद्रदेव थे, उनके लिए 250 ऋचाएं, अग्निदेव के लिए 200 ऋचाएं, इतना आपको ध्यान में रखना है। फिर इसी में एक मंडल आता है, तीसरा मंडल। तो तीसरा मंडल है वहाँ सबसे फेमस गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जो कि बहुत ही पावरफुल मंत्र है, उसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किया गया है। और वो किसको समर्पित है, कभी पूछा जाए क्वेश्चन में, तो इससे पहले कई ठोक एग्जाम में पूछा गया है, तो किसको समर्पित है बोला जाए तो सूर्यदेव सावित्री को वो समर्पित है, इतना आपको ध्यान में रखना है। तीसरा मंडल ऋग्वेद से संबंधित एक पॉइंट और याद रखना है, दूसरे से लेकर 7वें मंडल को गोत्र मंडल कहा जाता है। और इसका जो सबसे पहले 9वां मंडल याद रखो, 9वां मंडल जो है वो सोम को समर्पित है, सोमदेव को। और जो 10वां मंडल है सबसे लास्ट वाला मंडल, उसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख है। इतना आपको ऋग्वेद के बारे में जानकारी लेकर चलना है। इसी ऋग्वेद से संबंधित आपका आयुर्वेद भी है, ऋग्वेद से ही संबंधित कौन सा है, आयुर्वेद। तो इतना ऋग्वेद से संबंधित था। अघन्या कौन किसे कहा जाता था, गाय को, ये सभी को मैंने बता दिया। 6वां क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की, निम्न में से किसने की, तो ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता था ये भी मैं आपको बताऊंगा, पहले किसने की वो देख लेते हैं। तो अल्फांसो दी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, नीनो दा कुन्हा, और इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा कौन है, तो जिस प्रकार अंग्रेजों में गवर्नर जनरल वायसरायस हुए, उसी प्रकार पुर्तगालियों में, जो कि हमारे देश में आने वाले सबसे पहले यूरोपीय थे, तो उन पुर्तगालियों ने जो पहला गवर्नर जनरल भेजा था या गवर्नर भेजा था, उसका नाम था फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। अब ये जो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था उसी ने ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया। ये ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब होता है, ब्लू वाटर, वाटर मतलब जल, ब्लू वाटर किसका होता है, समुद्र का होता है। तो समुद्री शक्ति को स्थलीय शक्ति की अपेक्षा ज्यादा महत्व देना और उसमें ज्यादा विस्तार करना ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत था। किसके द्वारा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के द्वारा। तो ये चाहते थे कि स्थल में तो हम हैं, कायम हैं, लेकिन हम अगर समुद्र में अपनी शक्ति का विस्तार कर लेंगे तो हमारे अलावा और कोई यहाँ शासक यहाँ राज करने या फिर वो हो सकता है कि व्यापार करने के लिए ज़्यादा नहीं आएगा। तो ये इनकी दृष्टिकोण थी, इस तरीके से इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी को लाया था। फिर इनके जाने के बाद आते हैं एक अल्फांसो दी अल्बुकर्क, गवर्नर आते हैं। अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो इन्होंने गोवा, जो हम आज के डेट में जानते हैं गोवा से, गोवा राज्य, उस राज्य पर इसने 1510 में कब्जा किया। किसके विरुद्ध युद्ध करके, तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह, बीजापुर के जो शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उसके खिलाफ इन्होंने युद्ध किया और गोवा शहर को जीता और अपने पुर्तगाली क्षेत्र में लाया। पुर्तगालियों का फिर वहाँ ज़्यादा असर रहा। आगे चलकर आप देखेंगे तो आज़ादी के बाद तक जो गोवा है और दमन दीव है वो इन्हीं पुर्तगालियों के अंडर में रहता है। आगे जाकर 1561 में ये उनको फ्री करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दबाव बनाने के बाद। तो ये अल्बुकर्क ही थे जिन्होंने गोवा को पुर्तगालियों के अधीन लाया था। नीनो तो पुनः इनके बारे में उतना ही कुछ खास है नहीं। तो ये था
ठीक है, आई होप समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया? संविधान का मसौदा। तो आज हम जो संविधान देखते हैं जिनसे हमारा राष्ट्र संचालित होता है, उस संविधान के पहले एक मसौदा लाया गया था कि हाँ, इस तरीके से प्रोटोटाइप समझ लीजिए, प्रोटोटाइप दूसरे देशों को संविधान को देखकर कि हम भी संविधान तैयार कर सकते हैं और इस प्रकार से हमारा देश संचालित हो सकता है। तो संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू ने कब लाया था, किस वर्ष में लाया था? तो वो आपका वर्ष है 1928 में। 1928 में पहला क्वेश्चन जो मैंने सबसे पहला क्वेश्चन कराया उसमें मैंने बताया भी कि 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान बोलता हूँ, जो भी अधिवेशन था कांग्रेस का उसका अध्यक्षता किया था 1928 में। तो ये अध्यक्ष थे और 8 अपने साथियों के साथ इन्हें संविधान का मसौदा तैयार किया। अब ऐसा क्या पड़ा कि इन्हें संविधान का मसौदा तैयार करना पड़ा? तो 1928 में इनकी डोमिनियन स्टेट की मांग थी जिसे अंग्रेज पूरा करने से इतरा रहे थे, और उसी समय 1927 में साइमन कमीशन आया हुआ था जिसमें सारे के सारे व्हाइट लोग थे, जिसे व्हाइट कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। उसी का विरोध कर रहे थे। विरोध करने में ये आ गया, इन्होंने भी बोला कि पूरे आप हमारे लिए ही, हमारे बारे में सोचने के लिए, नीति बनाने के लिए लाए हो और उसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया, तो आप हमारे बारे में क्या सोचेंगे? तो इसी में से एक भारतीय सचिव था बर्केन हेड करके, तो उसको ये बात बुरी लग जाती है और बोलता है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, अगर आपके में उतनी काबिलियत है तो आप खुद का संविधान बनाकर हमको दिखाओ और हम उसको लागू कर देंगे। तो ये बात चुप गई किनको? मोतीलाल नेहरू को। फिर मोतीलाल नेहरू गए और अपने 8 साथियों के साथ संविधान का मसौदा तैयार कर दिया। करने के बाद बोला कि आप पारित कर दो। तो फिर जो अंग्रेज थे उस समय के, वो अंग्रेज पीछे हट गए, डर गए, तो नहीं कर पाए। तो ये पूछा जाता है हमेशा, ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है, अच्छा क्वेश्चन है। कभी कभी कूट में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा 1928 में संविधान का मसौदा तैयार किया गया था मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, और इसी दौरान वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये था 8वां क्वेश्चन, देखते हैं। चारों ऑप्शन आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस वर्ष को उस वर्ष हुई घटना के साथ सही जोड़ा गया है? तो देखते हैं, वर्ष देखना और उस समय हुए चीज़ों को देखना। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तो ये तो सही है, पहले ही ऑप्शन आपका सही है। आगे भी देख लेते हैं और सही में रहेगा। तो 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा क्रिप्स मिशन आया, तो नहीं, 1944 में नहीं आया, ये 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। 1936 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, तो ये भी गलत है। 1930 में आपका पहला गोलमेज सम्मेलन होता है और टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 30, 31 और 32। इसमें एक क्वेश्चन ये बन सकता है इस गोलमेज सम्मेलन से कि किसमें गांधी जी ने भाग लिया? तो 31 वाले में भाग लिया गांधी इरविन समझौते के तहत। किस तीनों में किसने भाग लिया? तो भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान के जनक हैं, उन्होंने तीनों में भाग लिया था। अगला ऑप्शन क्या था? 1945 में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के बॉम्बे की बैठक में भारत छोड़ो प्रस्ताव, नहीं, तो 1945 नहीं है, ये भी 1942 में है। ग्वालियर टैंक मैदान से इनकी पुष्टि की जाती है कि हम अब भारत छोड़ो आंदोलन लाएंगे और 9 अगस्त को वो पूरे देश में प्रसारित हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये 1915 वाला ही सही है, जो कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। इससे पहले भी एक बार ये आए थे, कब आए थे तो याद रख लें, 1901 में आए थे और कलकत्ता में हुए अधिवेशन में भाग लिए थे। तो इतना आपको जानकारी लेना है। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक हो जाता है। गांधी जी अपने आप में बहुत ही बड़े टॉपिक हैं, तो उनको पढ़ने के लिए आपको पूरे कोर्स को ही पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर होगा। तो आई होप ये समझ में आया हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस तरीके से ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर के शासनकाल के दौरान उसका दरबारी दसवंत अपने किस कौशल के लिए प्रसिद्ध था? तो दसवंत देखते हैं, राजस्व प्रशासन, संगीत, तीरंदाजी, चित्रकारी। तो दसवंत ना चित्रकार थे। तो अकबर के शासनकाल में 2 चित्रकार बहुत ही फेमस थे, एक दसवंत और एक बसावन। अकबर के कार्यकाल में मैंने बताया 2 चित्रकार थे, एक अकबर माफ कीजिएगा, दसवंत और बसावन, ये 2 बहुत ही फेमस चित्रकार थे, इसको याद रखना है। तो चित्रकारी संबंधित है। संगीत के लिए फेमस थे तानसेन, जिन्हें कंठाभरण वाणी विलासी इन्होंने उपाधि दी थी, और वो तानसेन इनके 9 रत्नों में भी शामिल थे। 9 रत्न में टोटल बहुत लोग थे, 9 रत्न। अगर क्वेश्चन आगे होगा तो मैं पूरा बताना चाहूंगा उसमें, ठीक है। राजस्व प्रशासन से संबंध लीजिएगा कि टोडरमल इससे संबंधित है, टोडरमल, और ये भी नवरत्न में शामिल थे। इनका एक बहुत ही फेमस कार्य है 1580 का, जो है दहसाल बंदोबस्त। 10 सालों में एक साथ जो टैक्स सिस्टम था, दहसाल बंदोबस्त, वो टोडरमल से संबंधित है, 1580 में उन्होंने लाया था। तो ये थे, तो ये अकबर के
चित्रकार कौन थे? दसवंत थे, और बसावन, दोनों का आपको नाम याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध में, सामूगढ़ के युद्ध में किससे हार गया था? तो दारा शिकोह और औरंगजेब, सही आंसर है आपका औरंगजेब। तो दारा शिकोह और औरंगजेब दोनों भाई हुए, दोनों भाई हुआ करते थे। तो जब उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो ये इन दोनों के मध्य ना, उत्तराधिकार के लिए टोटल तो 4 युद्ध हुए, लेकिन उत्तराधिकार के नाम से पूछा जाए तो 2 युद्ध होते हैं, एक तो धर्मट का और एक सामूगढ़ का। धर्मट का और एक सामूगढ़ का। और सामूगढ़ ये अंतिम युद्ध रहता है जिसमें फाइनली औरंगजेब जीतता है। पहले वाले में भी जीता रहता है जहां ये भाग जाता है, दूसरा भी जीतता है और अंतिम रूप से अपने पिता को कैद करके शासन सत्ता संभालने लगता है। उसके बाद के फिर वापस दारा शिकोह के द्वारा उन पर आक्रमण किया जाता है 2 बार, एक देवराई में और एक खजवा में, कि मुझे अपना सत्ता वापस चाहिए करके, बट वो हमेशा हार जाता क्योंकि औरंगजेब बहुत ही पावरफुल शासक था, क्रूर शासक था। और ये बोला जाए तो अकबर के बाद इसके शासनकाल में एक ये राजा था औरंगजेब जिसने विस्तारवादी नीति को भी अपनाया और अपने आसपास के क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा अपना महत्व बनाकर रखा था। इसको टक्कर देने वाला केवल एक ही था, वो था शिवाजी। शिवाजी को इसने कभी हरा नहीं पाया, ना उसको कैद करके रखा था, लेकिन वहां से भी शिवाजी भाग जाते हैं। तो शिवाजी बस इसको टक्कर दे पाए थे, बाकी कोई इसको छू भी नहीं पाया था। तो इतना आपको ध्यान रखना है। औरंगजेब को जिंदा पीर के भी नाम से जाना जाता था उसकी उसी क्रूरता की वजह से। तो ये थे औरंगजेब के बारे में। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे अकबर ने खाने खाना की उपाधि दी थी? तो खाने खाना की उपाधि अबुल फजल फैजी तानसेन अब्दुल रहीम में से इसे मिला था, मिर्जा अब्दुल रहीम खाने खाना। इसको पूरा नाम आप जब पढ़ोगे ना तो इसी तरीके से पढ़ना, अब्दुल रहीम खाने खाना, तो याद हो जाएगा खाने खाना किसकी उपाधि थी। अब अकबर ने क्यों नहीं दी थी? तो ये इसके अब्दुल रहीम जो खान खाना है वो इसके 9 रत्नों में शामिल था। इसके 9 रत्न में कौन कौन थे वो याद रख लीजिए आप। तो एक तो अबुल फजल खुद ही था, अबुल फजल। एक था ये अब्दुल रहीम खान खाना, 2 हो गए ए नाम से। उसके बाद ये फैजी भी था, और एक फकीर अजीजुद्दीन नाम से था, फकीर अजीजुद्दीन। ये जो फैजी था वो राजकवि था, फकीर अजीजुद्दीन भी था। एक तानसेन हुआ करता था, जो कि मैंने बताया पिछले वीडियो क्वेश्चंस में कि ये कंठाभरण वाणी विलास की इसकी उपाधि दी गई थी, जिसको जैसे इसको खाने खाना की उपाधि दी, जैसे इसको राजकवि की उपाधि दी, वैसे इसको कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी थी। तानसेन के बारे में एक और याद चीज रखना, तो इसकी ना बहुत ही फेमस रचनाएं मियाँ की टोडी, मियाँ का मल्हार, मियाँ का सारंग, तो ये सभी आपके तानसेन से संबंधित है। फिर इसी प्रकार टोडरमल हुआ करते थे, बीरबल हुआ करते थे। बीरबल का असली नाम पूछा जाए तो कभी पूछा गया क्वेश्चन में तो महेश दास, उनका नाम याद रखिएगा। तो ये सारे उनके दरबार के 9 रत्न थे, इसको याद रखना। अब अब्दुल रहीम खाने खाना के बारे में एक चीज याद रखना कि जो बाबरनामा है उसका, जो कि तुर्की में लिखा गया था, उसको फारसी में अनुवाद इसी अब्दुल रहीम खाने खाना ने की। अबुल फजल के बारे में याद रखना, जो अकबरनामा है उस अकबरनामा की रचना इसी अबुल फजल ने की थी, इतना आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने वाला फरमान किस वर्ष जारी किया? तो देखो, कभी भी ना अंग्रेजों को कोई चीज़ ना स्वेच्छा से नहीं दी जाती थी, या तो वो युद्ध में हारे होते थे जो दे रहा है वो, या तो फिर उन पर दबाव बनाया जाता था, या फिर वो उनका मित्र बनना चाहते थे। यही 3 कारण था। तो इसका क्या कारण था शाह आलम द्वितीय का? तो ये बेचारा ना बक्सर के युद्ध में 1764 में, याद रखना 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। इस बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय जबरन फंसा गया और जबरन हार भी गया था। ये फंसा किसकी वजह से था? तो एक व्यक्ति था मीर कासिम। अब ये मीर कासिम क्या करता है, ये रहता है उस टाइम पर बंगाल का शासक। इसको अंग्रेज लोग खदेड़ के भगा देते हैं, बहुत ही तुम कालाबाजारी कर रहे हो भाई। ये इसने क्या किया था, एक बहुत ही शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि मीर कासिम क्या किया था। जैसे अंग्रेजों को हर चीज़ ना फ्री में था कि आप व्यापार करें तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। इसने क्या किया, जो बाकी व्यापारी हैं उन्होंने क्या गुनाह करके सबके लिए फ्री कर दिया। इस बात से चिढ़ गए अंग्रेज, इसको भगा दिए गए। तो ये गया कहाँ, पहले अवध के नवाब के पास जाता है, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास। उसको भड़काता है, अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे बाद तुम्हारा ही नंबर है करके। वो भड़क जाता है। फिर दोनों मिलकर बोलते हैं कि नहीं, हम दोनों तो कम पड़ेंगे। ये लोग जाते हैं कहाँ, शाह आलम द्वितीय के पास। शाह आलम द्वितीय को बताते हैं आप पूरे देश के शासक हो, राजा हो, ऐसा ऐसा करके उछकाने लगते हैं उसको, चने के झाड़ में चढ़ाते हैं। ये चढ़ भी जाता है और बोलता है चलो ठीक है, सही बोल रहे, मेरे रहते ऐसा कैसे हो सकता है करके लड़ने के लिए आते हैं तीनों। तो ये तीनों का नाम आता है शाह आलम द्वितीय, अवध का नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम। तीनों मिलकर बक्सर के युद्ध में लड़ते हैं, किससे? अंग्रेजों से।
अंग्रेजों से तो लड़ते रहते हैं, इसका अंग्रेजों का सेनापति कौन रहता है, तो हेक्टर मुनरो रहता है। अब लड़ते लड़ते हार जाते हैं, तो जबरन इसके वजह से इसको और इसको संधि करनी पड़ती है, जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। पहले ये करता है 12 अगस्त को, फिर 16 अगस्त को शाह आलम द्वितीय करता है। 16 अगस्त को जब शाह आलम द्वितीय करता है तो पहले हारने वाले के ऊपर क्या किया जाता था कि जुर्माना थोपा जाता था, जितना हमारा खर्चा हुआ है उतना आप दो और उससे ज़्यादा दो। तो अब जब अंग्रेजों के दिमाग में था कि ये लोग नहीं दे पाएंगे, तो वो ना जबरन से और बढ़ा बढ़ा कर बताते थे कि 56 लाख 50 लाख सालाना दीजिए। उस टाइम के लिए बहुत बड़ा रकम होता था। तो ये क्या किए, मुकर गया कि नहीं दे पाएंगे। तो नहीं दे पाएगा तो एक काम करो भाई कि तुम्हारे क्षेत्र में जो है वो क्षेत्र मुझे दे दो। तो इसने क्या लिया, पहले बंगाल में तो अंग्रेज आ ही चुके थे, अब इसने लगा हुआ बिहार और उड़ीसा भी ले लिया। तो उस वजह से, उस हार की वजह से और उस इलाहाबाद की संधि की वजह से उसे बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करता है। अब वर्ष कौन सा था, तो 1764 में तो युद्ध हुआ था। युद्ध 1764 में चालू होता है, लेकिन संधि कब होती है, तो 1765 में। ये आपको याद रखना है। तो ये था इसके बारे में। टाइम ज़्यादा हो रहा क्या? 13वां क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा वासियों को राजस्थान में, तो ऑप्शन है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा और कैल्शियम। तो अगर आपने फिजिक्स पढ़ा होगा तो आपको पता, फिजिक्स बोलता हूँ, आपने अगर भूगोल पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि राजस्थान क्षेत्र में कौन से अयस्क पाए जाते हैं। तो वो है आपका तांबा। राजस्थान का एक प्रसिद्ध क्षेत्र है खेतड़ी, इस क्षेत्र में पाया जाता है तांबा। तांबे के भंडार हैं जहाँ से हमारा भारत देश प्रोडक्शन करता है तांबे का। तो हड़प्पा कालीन जो क्षेत्र लोग थे, हड़प्पावासी के लोग थे, वो तांबा प्राप्त करते थे राजस्थान क्षेत्र में। कभी हड़प्पा के बारे में पूछा जाए कि हड़प्पा कैसी सभ्यता थी, तो एक तो नगरी सभ्यता तो थी ही। अगर आपको लौह युगीन, ताम्र युगीन या फिर नवपाषाण युगीन या कुछ भी बोले या कांस्य युगीन बोले, तो आपको आंसर लेना है कांस्य युगीन। कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांसे का सर्वाधिक ये लोग प्रयोग करते थे। किन लोग? हड़प्पावासी लोग। तांबे की प्राप्ति राजस्थान से करते थे, लेकिन सर्वाधिक इन्होंने कांसे का प्रयोग किया है। इतना आपको याद रखना है। तो हड़प्पा वासियों के बारे में हो गया। अब हड़प्पा से संबंधित ना बहुत सारी चीजें हैं। हड़प्पा की खुदाई कब चालू हुई? तो 1921 में। फिर मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई 1922 में। किसने किया? प्रभारी कौन था? उस क्षेत्र के बड़े क्षेत्र कौन से हैं? अन्नागार कहाँ प्राप्त हुआ? स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ? कौन से प्रकार के इनके दरवाजे किस ओर खुलते थे? तो ये बहुत ही लंबा एक अपने आप में चैप्टर है हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। तो वो सभी चीजें आप पूरे ही कोर्स में पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक वीडियो लेक्चर में बताना मुश्किल नहीं है, टाइम की भी कमी है। तो मैं आगे बढ़ते चलता हूँ, नहीं तो वीडियो ही लंबा होता जाएगा और आपको भी पढ़ने का फिर मन नहीं करेगा। तो हड़प्पा सभ्यता हमने देख लिया। एक दो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बता दिया, वहाँ याद रखना। 14 देखते हैं। राजा अजातशत्रु खालिस्तान वंश के शासक थे। तो किस वंश के शासक थे? तो मौर्य, हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश। तो ये थे हर्यक वंश के। अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश ये कहाँ राज करता था? तो ये मगध क्षेत्र में राज करता था। इस हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ये याद रखना, बिंबिसार। उसका पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र उदयन होता है। उदयन के बाद नागदर्शक आता है। अब इस वंश के बारे में याद रखना कि हर्यक वंश को ना पितृहंता वंश बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसके जितने भी शासक हुए उन्होंने सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने पिताओं की हत्या की है। जैसे कि अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या करता है, उदयन अजातशत्रु की हत्या करता है, इसलिए पितृहंता वंश भी बोला जाता है। ये एक पॉइंट याद रखना। अजातशत्रु के बारे में याद रखना, इसको कुणिक बोला जाता था। कुणिक ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसके समय में एक प्रथम बौद्ध संगति जो हुई थी इसी के समय में हुई थी। कौन सी? प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में। फिर देखते हैं शिशुनाग कौन था? तो शिशुनाग वंश का संस्थापक था, इसको याद रखिएगा। नंद, तो ये नंद वंश था। शिशुनाग वंश ने नाग वंश की स्थापना की थी। नंद कौन था? नंद वंश के नाम से महापद्मानंद संस्थापक थे इसके एक शासक हुए घनानंद। इस घनानंद को मारा था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, और उसको मारकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इतना इसमें रखते हैं। सभी के बारे में फिर डिटेल में बहुत ही ज्यादा है, तो इतना आपको याद रखना। अजातशत्रु के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज थे मैंने बता दिया। फिर देखते हैं, एक ऑप्शन नीचे छूट रहा है। तो ये 15वां क्वेश्चन देखना। खालिस्तान को द लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाना जाता है। तो द लाइट ऑफ एशिया के रूप में बुद्ध को जाना जाता है। रूमी, बुद्ध, गांधी और यहाँ स्वामी विवेकानंद है जो छूटा हुआ है, दिख नहीं रहा होगा। तो बुद्ध को जाना जाता था। इस क्वेश्चन को उठाने का मेरा मकसद यही था कि विवेकानंद भी हमारे देश के बहुत ही चर्चित हैं, जिन्हें पूरे विश्व में जाना जाता था। बुद्ध भी हैं और साथ ही में गांधी जी भी हैं। तो बुद्ध को हम द लाइट ऑफ एशिया के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि बुद्ध ने बौद्ध धर्म को भारत ही नहीं सही पूरे आसपास के एशिया में भी फैलाया है।
और इनको हम एक गॉड के रूप में भी पूजा भी करते हैं। तो लाइट ऑफ एशिया, बुद्ध से संबंधित 4-5 फैक्ट मैं बता देता हूँ। इससे संबंधित इनका जन्म कहाँ हुआ, तो लुम्बिनी नेपाल में हुआ था 563 ईसा पूर्व में, इतना याद रखना। मृत्यु कहाँ हुई या महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ, तो वो उनको कुश स्थली में प्राप्त हुआ था। उसके अलावा इनको ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। इसके सबसे प्रिय जो शिष्य थे वो आनंद थे। आनंद इनके प्रिय शिष्य थे। और इन्होंने जब घर छोड़ने का त्याग किया ना, तो उसको धम्म चक्र प्रवर्तन इस नाम से जाना जाता है। और इनके अलग अलग पड़ाव में, उम्र के अलग अलग पड़ाव में जिस प्रकार से इन्होंने काम किए, उसको अलग अलग प्रतीक दिया गया। जैसे घर से निकलना, महाधम्म जो मैंने बोला, वो उसको घोड़े से, क्योंकि घोड़े से ही भाग कर जाते हैं, ऐसा याद रखने के लिए, घोड़े से भाग कर जाते हैं तो घोड़ा उनके घर के प्रस्थान, घर छोड़कर निकलने को दिखाता है घोड़ा। उसके बाद जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको बोधि वृक्ष से दर्शाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ों को याद रखना है आपको। और ये जब घर से निकलते हैं नगर भ्रमण के लिए, तो 4 लोगों को देखते हैं। 4 लोग कौन, तो पहले तो बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं, फिर दूसरे नंबर में बीमार को देखते हैं, तीसरे नंबर में 100 को देखते हैं, मतलब लास्ट जिसको जलाने के लिए ले जाते रहते हैं, और चौथे नंबर में एक वृक्ष के नीचे बैठे सन्यासी को देखते हैं। और इनको ही देखकर इनके मन में सन्यास की भावना आती है और ये इतने बड़े फिर आगे चलकर सन्यासी बनते हैं। तो इतना आपको याद रखना बुद्ध के बारे में, बहुत ही लंबा है इनके बारे में भी। तो अगर नेक्स्ट जब मैं वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें इनके क्वेश्चन रहेंगे, तो बाकी पॉइंट को वहाँ कवर करूँगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जम्मू और कश्मीर में पुरातात्विक महत्व का स्थल है? मस्की, बुर्जहोम, ब्रह्मगिरी, वाटकाल। तो बुर्जहोम है। बुर्जहोम जो है बहुत कम लोग को पता होगा कि पुरातात्विक जो स्थल है जम्मू और कश्मीर में वो कौन सा है, बुर्जहोम। यहाँ के हड़प्पा युगीन बोल सकते हो, साक्ष्य कुछ प्राप्त हुए हैं। बहुत ही पुराना स्थल है ये। अब बुर्जहोम को याद कैसे कर सकते हैं जम्मू कश्मीर से, तो बुजुर्ग लोग का मन होता है जम्मू जाने का, ऐसे याद रख लेना, बुजुर्ग लोग का मन होता है जम्मू जाने का, तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में है। मस्की क्या है, तो मस्की एक शिलालेख है जो कि सम्राट अशोक से संबंधित है। मस्की शिलालेख जो कि कर्नाटक में स्थित है, और ये यहाँ पर इसमें उल्लेख है अशोक के बारे में, अशोक नाम से। और ये क्या बताता है, तो अशोक का जो विस्तार क्षेत्र था दक्षिण में कितनी सीमाओं तक था उसके बारे में मस्की अभिलेख में उल्लेख है, इसको ध्यान रखना। ब्रह्मगिरी तो एक पहाड़ी है, ये आप याद रख सकते हैं। तो ये पुरातात्विक महत्व का स्थल कौन सा है, बुर्जहोम है, इसको ध्यान में रखिएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख वैदिक साहित्य में वितस्ता के रूप में हुआ है? वितस्ता, तो वैदिक सभ्यता में हमारी जो आज की नदियां ना, उस नाम से नहीं जानी जाती थी, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता था। और हमारे उस समय के जो नदियां हैं उनमें उल्लेख हम देखते हैं, जो वैदिक कालों में, वैदिक जो हमारे वेद हैं उनमें हम जब देखते हैं, तो अफगानिस्तान की जो नदियां हैं, जैसे आज के डेट में वहाँ एक काबुल शहर भी है और एक काबुल नदी भी है, तो उसको कुंभा नाम से हम जानते थे। खुर्रम नाम से एक नदी बहती, उसे क्रूर ऐसे करके कुछ था, उस नाम से जानते थे वैदिक सभ्यता में। उसी प्रकार जो वितस्ता है, वितस्ता को हम झेलम नाम से जानते थे। साथ ही बाकी जो ऑप्शन है वो देखते हैं, ब्यास को किस नाम से जाना जाता था, तो बिपाशा के नाम से जाना जाता था। चिनाब को किस नाम से जाना जाता था, और रावी को, तो इसको चिनाब को अस्कनी और रावी को पौरुषनी नाम से जाना जाता था। तो इनके जैसे सतलज भी हो गए, सतलज को सतुद्री नाम से जानते थे, गंडक है तो सदनीरा नाम से जानते थे, और भी बहुत सारे नदियां हैं जिसे वैदिक काल में अन्य नाम से जाना जाता था। तो अभी वितस्ता को बोला जाए तो झेलम आपका आंसर होता है। फिर 18वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन कृष्णदेवराय द्वारा लिखित राज्य शिल्प पर एक कार्य है? तो देखो इनकी ना 2 रचनाएं थी, राज्य शिल्प पर कार्य बोल रहे ना, तो ये शिल्प से आप शिल्प मत समझिएगा कि शिल्पकार थे, इतने बड़े राजा थे, शिल्प का काम नहीं करते थे। इनकी रचनाओं के बारे में पूछा जा रहा है। तो अमुक्तमाल्याद, तुल्लकप्पियम, कर्पूर मंजरी, कादम्बरी। तो इनकी रचना थी अमुक्तमाल्याद, जिन्हें इसने तेलुगु में लिखा था। और इनकी एक और रचना थी जामवंती कल्याणम, जो कि संस्कृत में थी। तो दोनों आपको रचनाएं याद रखना, एक तेलुगु वाली और एक संस्कृत वाली। इनके समय एक बहुत ही बड़े ज्ञानी हुए तेनाली रामकृष्ण, वो इनके ही दरबार के थे, दरबारी थे। इनके दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। अष्ट दिग्गज जैसे कि अभी नवरत्न मैंने बताया, अकबर के समय में नवरत्न विक्रमादित्य के समय में भी हुआ करते थे, वैसे ही कृष्णदेवराय के दरबार में अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। अष्ट दिग्गज में से थे कौन, एक तेलानी रामकृष्ण, जिनकी रचना थी पांडुरंग महात्म्य। तो तेनाली राम को याद रखना है। इनकी 2 रचनाएं मैंने बता दिया, अमुक्तमाल्याद और जामवती कल्याणम। साथ ही इसके ना अन्य नाम थे, कृष्णदेवराय को अन्य नाम से जाना जाता था, जैसे आंध्र पितामह, आंध्र भोज, इस तरीके के नाम से जाना जाता था। ये पहले शासक थे दक्षिण भारत के, या फिर भारत के समझिए,
जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संबंध स्थापित किया था। कैसा? तो मैत्री संबंध स्थापित किए थे। और संबंध में क्या? तो ये उनको मसाले देने का डील किए थे और उनसे अच्छे नस्ल के घोड़े लेने का डील किए हुए थे। तो ये एक पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो कृष्णदेवराय के बारे में ये सभी आपको चीज़ें याद रखनी है। फिर तोलकप्पियम, इसके रचनाकार कौन थे? तो तोलकप्पियर एक थे जो कि आपके चोल वंश से संबंधित है। बहुत पुराना जो चोल वंश है उससे संबंधित, अभी नए वाले से नहीं। तो तोलकप्पियर, ठीक है। राजशेखर जो थे उन्होंने कर्पूर मंजरी लिखी थी। और बाणभट्ट थे जो उन्होंने कादम्बरी लिखी थी। बाणभट्ट कौन था? तो ये हर्षवर्धन का राज कवि हुआ करता था, उसने कादम्बरी लिखी होगी। तो ये मैंने बताया आपको। आगे चलते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल शासक को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था? तो गंगा का विजेता, गंगा कहाँ है? बंगाल में है। तो आपके मन में आया होगा कि भाई बंगाल में जो होगा उसे ही गंगा का विजेता कहा जाता होगा। ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन देख लो पहले, विजय चोल, गंधारादित्य चोल, परांतक चोल प्रथम, राजेंद्र चोल प्रथम। तो आपका आंसर राजेंद्र चोल प्रथम आएगा। ये चोल वंश के शासक थे। अभी जो मैंने तोलकप्पियम बताया ना, वो तोलकप्पियम इनसे बहुत पहले के चोल वंशों के समय के थे, ये बात के हैं। तो राजेंद्र चोल जो प्रथम है उन्हें ही गंगा का विजेता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? एक छोटा सा स्टोरी बता देता हूँ। तो इनके समय में ना विस्तारवादी नीतियां शुरू हुई चोल राजवंश में। तो इनसे पहले एक राजा हुए राजराज प्रथम, जिन्होंने आसपास के क्षेत्रों को जीता, आधे श्रीलंका को भी जीता, इंडोनेशिया तक अपना विस्तार करने गए। तो इनके भाई मन में आया कि दक्षिण से जाकर सारे जो शासक उत्तर से आते हैं और दक्षिण वाले को हराते हैं और अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं, दक्षिण वाले बेचारे उत्तर जाकर नहीं जीतते, ऐसे पहले से धारणा बनी हुई थी। तो ये क्या करते हैं कि अपनी नौसेना को बहुत ही ज़्यादा समृद्ध बनाते हैं और नाव के थ्रू जाते हैं। और जितने तटीय क्षेत्र हैं, पूर्वी तटीय क्षेत्र, आप देखेंगे कि आपका आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, उत्कल जिसे उस समय में कलिंग क्षेत्र बोला जाता था, आपका बंगाल क्षेत्र हो गया जिसे बंग क्षेत्र बोला जाता था, वहां तक ये गए और उन सभी क्षेत्रों को जीता। उसी समय बंगाल क्षेत्र जाते हैं जहां शासक रहता है महिपाल, उसको हराते हैं। और उसका कारण भी रहता है कि गंगा का जल इनको चाहिए था। गंगा का जल बहुत ही उत्तम होता है, सभी को पता है। तो इस गंगा के जल के नाम के लिए राजेंद्र प्रथम ने वहां तक आक्रमण किया था और महिपाल को हराता भी है। और हराने के बाद क्या करता है कि अपने शहर में एक नया शहर अपने राज्य के अंदर एक नया शहर बसाता है, गंगैकोंड चोलपुरम करके, उसको अपनी राजधानी भी बनाता है। साथ ही गंगा का पानी, गंगा नदी से लाकर गंगा का पानी अपने राज्य में एक तालाब में, कुंड में बनाता है, जिसे चोड़गंगम नाम देता है। तो ये था इसके बारे में राजेंद्र चोल प्रथम, जिसे गंगा का विजेता कहा जाता है। विजय चोल कौन था? तो ये चोल वंश का संस्थापक था, तंजौर इनकी राजधानी हुआ करती थी। परांतक चोल प्रथम, इसके बारे में है कि चिदम्बरम में जो नटराज मंदिर है वो परांतक प्रथम के द्वारा ही बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, केवल एक ही लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परांतक के लिए, आप उतना याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर का। तो 20वां क्वेश्चन है, बुद्ध के काल में वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी या खालिस्तान थी? तो पावापुरी, चंपा, महिष्मती और यहाँ वैशाली छूटा हुआ है। चौथा ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, वैशाली। आपका सही आंसर होता है वैशाली। तो महाजनपद जो था ना, बुद्ध के काल में बोल रहे, बुद्ध के काल मैंने बताया अभी 563 ईसा पूर्व में उनके जन्म हुआ था। तो उनके दौरान जो क्षेत्र था उनको महाजनपदों में बांटा गया था। जैसे आज के समय में राज्य होते हैं, जिले होते हैं, तो उन समय में महाजनपद होता था, महाजनपद के अंदर प्रांत होते थे। तो उस महाजनपद में वज्जी महाजनपद एक आता था जिसकी राजधानी क्या थी? तो वैशाली उनकी राजधानी हुआ करती थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली हुआ करती थी। पावापुरी किससे संबंधित है? पावापुरी आपके जैन धर्म के महावीर स्वामी से संबंधित है, जहां उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चंपा क्या है? तो ये महाजनपदों में एक महाजनपद था अंग, उसकी राजधानी चंपा थी। महेशमती एक शहर हुआ करता था उस दौरान। तो बुद्ध काल में महाजनपद की टोटल 16 महाजनपदों के बारे में हमें पढ़ना होता है। तो 16 महाजनपदों में वज्जी का वैशाली, अंग का चंपा, पावापुरी क्या था बता दिया, महेशमती एक शहर हुआ करता था नॉर्मल। तो ये आपको याद रखना है। और इन महाजनपदों के बारे में कहाँ उल्लेख है? तो अंगुत्तर निकाय करके एक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, समझ लीजिए, या पुस्तक है, अंगुत्तर निकाय, जिसमें इन महाजनपदों के बारे में उल्लेख है। और जो भी बौद्ध का यहाँ पर आया उल्लेख, तो बता दे रहा हूँ, जो भी बौद्ध धर्म से संबंधित उल्लेख है वो हमेशा आपको पाली भाषा में ही लिखे देखने को मिलेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ हमेशा पाली भाषा में ही लिखे गए हैं, ये भी याद रखना। तो ये सारे थे 16 महाजनपद। बहुत ही लंबा एक चार्ट है, आपको याद करके रखना पड़ता है। जो इंपॉर्टेंट है मैंने बता दिया। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन। आगे भी इसी प्रकार के 20 क्वेश्चन मैं और लेके आऊँगा। आप उम्मीद है आप सभी से कि आप सभी को ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। और जो भी बीच में मैंने की पॉइंट बताए हैं उन सभी को एक बार
जरूर नोट करके पढ़ते जाइएगा। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा आपको इस सेशन, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम लगातार उसी प्रकार के और भी वीडियो लेकर आते जाएं। अब कमेंट कीजिएगा, लेकिन कुछ कमेंट ऐसे आप लोग कर देते हैं जिससे हम लोग को भी हताशा पहुंचती है। जैसे कि अभी जो नोटिफिकेशन आया था वो व्यापम की तरफ से ही जारी किया गया था, ऐसा हमें तो कहीं से आएगा नहीं ना कि 13 तारीख को एग्ज़ाम है। और आप सभी लोगों ने योगेंद्र सर के जो वीडियो जो उन्होंने आपके ज्ञान के लिए बनाया था कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी होगी और कैसे आप आगे डील कर सकते हैं अगर 13 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आप सभी ने उसको नेगेटिव रूप में लिया, वो गलत चीज़ है। इस तरीके से ना कीजिएगा, आपसे सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ। क्योंकि हम लोग को कहाँ से मिला था, हमारे अलावा भी बाकी जो भी चीज जो जो जिन लोगों ने भी इस तरीके का वीडियो बनाया होगा उनको भी व्यापम के वेबसाइट से ही प्राप्त हुआ था। आपको यकीन ना हो तो अभी उन्होंने जो मिस गाइड करने वाला नोटिफिकेशन लाया कि मिस गाइड कर रहे हैं कुछ लोग, उसको उठाइएगा और कल के डेट में जो रिलीज हुआ था उसको उठाइएगा। एज इट इज़ आपको हर चीज़ सिमिलर देखने को मिलेंगे। तो उसमें गलती व्यापम की है, आप किसी भी एक टीचर के ऊपर ऐसे भी आरोप या प्रत्यारोप ना लगाइए, ये आपसे आग्रह करता हूँ। और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक करेंगे तो मेरा मनोबल बढ़ता रहेगा। कमेंट इसलिए करना जरूरी है कि आपको किस तरीके से और कंटेंट चाहिए और कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं वो जरूरी है। शेयर कीजिएगा ताकि जो बाकी स्टूडेंट हैं उन तक पहुंच सके, और सब्सक्राइब करके रखेंगे तो लगातार जिस प्रकार से हम वीडियो लेकर आ रहे हैं आप तक पहुंचता रहेगा, तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। कुछ चीज़ों में आप पिछड़ न जाए उसके लिए सब्सक्राइब करके करना जरूरी है, वो हमारे फ़ायदे के लिए नहीं होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अच्छा लगा क्लास तो हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम इसी प्रकार के लेक्चर लेके आते रहेंगे लगातार। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।